हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे और वायसरॉय थे उनकी पूरी लिस्ट। और उसमें से जो एसएससी सीजीएल में जो एग्जाम आ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री काउंट हो जाती है कि इसमें उसके काल में कौन सा एक्ट पारित हुआ, उसके काल में कौन सी घटनाएं प्रमुख थी। तो आपको अगर ये गवर्नर जनरल पता है तो लगभग आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी, किस समय से कौन सा एक्ट पास हुआ और कौन सी धारा लगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्योंकि ये सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम जो होने जा रहा है उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप केवल 10-15 मिनट में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव था, वो बंगाल का गवर्नर था। और बंगाल का, क्योंकि उस समय 1700 अंग्रेजों को क्या माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ और उस युद्ध से उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया और उसके बाद से क्या मान सकते हैं हम, अंग्रेजी शासन का भारत में प्रसार मान सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में, उससे इलाहाबाद की संधि हुई थी और उसकी वजह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो कर प्राप्ति का अधिकार था वो अंग्रेजी शासन को मिल गया था। इसलिए अंग्रेजों को अपने खर्चों के लिए जितना भी टैक्स लगता था उनके लिए उनको आय का साधन मिल गया था। इसीलिए इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुई थी। और क्योंकि उनके काल में हुई थी तो वहां पे द्वैध शासन प्रणाली भी लागू हुई थी। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब जिसमें दो प्रकार का शासन हो, सैन्य, बाहरी सुरक्षा और विदेशी संबंध वो कौन करे, अंग्रेज। और बाकी शासन कौन चलाए, राज्य का सुचारू रूप से चलाने का कार्य किसका, भारतीय राजाओं का। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने इतनी बुद्धिमता से यूज करते हुए, क्योंकि उस समय अंग्रेज क्या थे, एक नए भारत में क्या बने थे, क्षेत्रों का प्रशासन हाथ में लिया था। इसलिए वो सीधा तौर पर भारतीय समाज से, भारतीय लोगों से क्या दुश्मनी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय राजाओं को ही मोहरा बनाया और असल क्या था, असल शासन कौन कर रहे थे, अंग्रेज। तो ये दो हो गया। उसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल। हालांकि 1772 से और 1774 तक गवर्नर जनरल की बजाय वहां पे गवर्नर वारेन हेस्टिंग ही थे, लेकिन 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसके तहत भारत को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, जो 1774 से 85 तक रहा। अब उनके काल में क्या क्या घटनाएं हुई, पहला तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। दूसरा, पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की द्वारा, कौन सा था, बंगाल गजट, उनके काल में चला। तीसरा, पिट्स इंडिया एक्ट, जब विलियम पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तब विलियम पिट द्वारा पास किया गया एक एक्ट था। हालांकि उसके विरोध में वारेन हेस्टिंग ने क्या दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था और वो इंग्लैंड गए थे, लेकिन उनके ऊपर वहां पे क्या था, महाभियोग चला था। हालांकि वो बरी हो गए थे, बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बनारस संस्कृत कॉलेज 1782 में स्कूल था पहले ये, और बाद में क्या हो गया, कॉलेज बन गया। और मदरसा 1781 में। ये दो 3-4 जो हमने मेन पॉइंट बताए हैं उनके शासनकाल में हुआ था। लेकिन दो चीज और देखे, एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहां पे भी द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके काल में भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो आर्थिक उनका कार्य क्या था, केवल एक का कार्य देश की सुरक्षा, कंपनी की सुरक्षा, और दूसरे का कार्य केवल आर्थिक संबंधित करना। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अगला देखते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट तो हमने बता दिया 1773 में हुआ। हालांकि उसका न्यायिक क्षेत्र केवल अंग्रेजी कानून के अनुसार था और केवल कलकत्ता तक सीमित था। अगर कोई भी दो पार्टियां जो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या हो, निर्णय हो, तो वो अपने दोनों को सहमति पत्र देने पड़ते थे अगर वो कलकत्ता से बाहर थे। तीसरा अब पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिविल सर्विस। ये मैंने
सिविल सर्विस, भारतीय सेवा, सिविल सेवा की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसने एक ऐसा, क्योंकि उस समय कंपनी के कर्मचारी क्या थे? रिश्वतखोर थे, अपने व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे, कंपनी के व्यापार पर कम। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि उनको अधिक से अधिक तनख्वाह दी जाए और सभी सुविधाएं दी जाए। उसके बाद वो अगर उनसे किसी भी प्रकार का कोई कमी न रह गई पैसे के लिए, इसलिए वो कोई रिश्वत नहीं लेंगे। तो बाद में ये कहा जाता है कि इंडियन सिविल सर्विस विश्व की सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली सेवा बन गई बाद में। जो बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो उसका ICS का नाम चेंज होकर क्या कर दिया हमने? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उनके काल में एक तो ये था सिविल सर्विस की। दूसरा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब था स्थायी बंदोबस्त। वो चाहते थे कर का जो अंग्रेज कर प्राप्त करें वो परमानेंट हो, इसलिए उन्होंने एक नई तरकीब अपनाई कि परमानेंट सेटलमेंट की मतलब 30 सालों के लिए, 20 सालों के लिए क्या कर दिया जाए? कुछ विशेष क्षेत्रों को चिन्हित करके उसमें कितनी कृषि होती है उसका आंकलन करने के बाद उनको पट्टे पर दिया जाए कि 20 साल तक वहां से इतना कर लिया जाएगा। और वो कर कौन लेगा? जमींदार। और जमींदार से कौन लेगा? कंपनी। तो इसका मतलब उन्होंने बीच में एक जमींदार वर्ग को जन्म दिया, जो किसानों का सीधा संबंध किसका था? जमींदार से। इसलिए जमींदार, कुछ जमींदार क्या हो गए इसमें बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए, क्योंकि वो किसानों से ज़्यादा मात्रा में कर लेते और अंग्रेजों को, अच्छा उसकी कर की राशि भी कितनी थी? 10/11, मतलब 11 भाग में से 10 भाग अंग्रेज लेते थे और फिर कुछ बच जाता था तो वो जमींदार। इसलिए किसानों के पास कुछ नहीं रहता था और किसान समय दिन प्रतिदिन क्या होते गए? दरिद्र होते गए। किसान करना ही छोड़ दिया, कृषि करना ही छोड़कर भागने लगे। उसमें हमने बताया ये होल्ट मैकेंजी ने ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हो गया। ये केवल 19% भूमि पर थी उस समय, जो अंग्रेजी शासन के अंदर थी उसकी 19%। अब महालवारी में क्या हो गया? हालांकि हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़े हैं, तो एक जमींदारों के लिए काला कानून भी था, उसको क्या बोलते हैं? ढलते सूरज का नियम। कि अगर कोई जमींदार समय पर छिपते समय, सूरज के छिपते जो उसकी डेट होती थी, जो उसका समय निर्धारित था, अगर नहीं दे पाता था उसकी जमींदारी क्या हो जाती थी? नीलाम हो जाती थी। तो 1857 के विद्रोह में कुछ जमींदार भी थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, क्योंकि उनकी जमींदारी अंग्रेजों द्वारा छीनी गई थी। अब देखते हैं महालवारी। अब महालवारी में क्या था? महाल का मतलब गांव। अब की बार क्या हो गया? जमींदार वर्ग को बीच से हटा दिया। अब कंपनी और गांव में डायरेक्ट संबंध हो गया और कंपनी अब डायरेक्ट गांव से क्या लेने लग गई? कर प्राप्त करने लग गई कृषि के रूप में। अच्छा, वो सबसे ज्यादा क्या था? ये 30% भूमि पर था उस समय। और इसमें कितनी परसेंट था टैक्स? 50%। इसमें टैक्स 50% था और 30% भूमि क्षेत्र पर था, जो अंग्रेजों के उस समय अंग्रेजों के अधीन थी। और ये होल्ट मैकेंजी द्वारा चलाई गई थी। मद्रास, यूपी, उत्तर भारत के आसपास, मद्रास में नहीं, मद्रास में तो रेतवाड़ी थी। रेत का मतलब क्या होता है? तीसरा किसान। किसान का मतलब अब अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से लेंगे, क्योंकि तीनों चीज उन्हें अपना के देख ली। रेत का मतलब किसान। ये मद्रास में मुंड्रो ने, इसमें भी 50% भूमि पर था, 51% भूमि पर था और 50% टैक्स था। तो इस प्रकार अंग्रेजों का मुख्य कार्य क्या था? अधिक से अधिक कर प्राप्त करना, वो भी बहुत कम ऑप्टिमम में, ज्यादा से ज्यादा कर प्राप्त करना। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड वेल्जली, जिन्होंने सहायक संधि चलाई। अब क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे कि बिना युद्ध के ही भारत पर क्या कर लिया जाए? पूरा पकड़ बना ली जाए, उनका कंट्रोल कर लिया जाए, इसलिए क्या चलाई उसने? सहायक संधि चलाई। सहायक संधि का मतलब था सब्सिडरी अलायंस। अगर जो भारतीय राजा भारतीय संधि को अपनाएगा, सहायक संधि को अपनाएगा, उसके राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा, मतलब अंग्रेज अधिकारी रहेगा, वहां पे उस राज्य की सेना नहीं रहेगी, जबकि उस राज्य की तरफ से अंग्रेज सेना लड़ेगी। विदेशों के साथ संबंध अंग्रेजों के माध्यम से बनाया जाएगा या अंग्रेजों के कहा अनुसार किया जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया? भारतीय राजा उस अंग्रेजी सिस्टम से क्या हो गए? बिल्कुल कठपुतली की तरह हो गए। तो ये था सहायक संधि। उसी प्रकार ये वेल्जली ने चलाई थी, लॉर्ड वेल्जली।
और उसी तरह हम देखते हैं डलहौजी ने लैप्स की नीति चलाई थी। हालांकि हम थोड़ा जंप कर गए, लेकिन पढ़ लेते हैं उसी तरह का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है जिन भारतीय राजाओं के अपना पुत्र नहीं होता था को गोद लिए हुए पुत्र को उसका वारिस नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए देखते हैं हम 1857 के विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका विद्रोह में शामिल होने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि उनके जो पुत्र था उनको उसका उत्तराधिकारी नहीं माना और उनका राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिया था, झांसी को। तो वापस चलते हैं हम। लॉर्ड मिंटो, उनके काल में केवल एक 1809 में अमृतसर की संधि हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और 1813 को चार्टर एक्ट, जिसमें 20 साल तक कंपनी का व्यापार का एकाधिकार बढ़ा दिया गया। हालांकि चाय चीन वो तो 33 में था, 13 में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का, और इंग्लैंड के जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में आकर धर्म का प्रचार कर सकते थे। 1813 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो सबसे इंपॉर्टेंट, उनके काल में वेल्लोर सैन्य विद्रोह हुआ। वेल्लोर सैन्य विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ सैनिक कानों में क्या बाली पहनना चाहते थे और अपने माथे पर कुछ धर्म से संबंधित चिन्ह लगाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए मना किया और मना करने पर वो विद्रोह हो गया, सैन्य विद्रोह। तो 1803 में हुआ वो विलियम बेंटिक के काल में। चार्टर एक्ट हमने बताया। चार्टर एक्ट क्या था? 1833 का, जिसमें अफीम, चाय और इनका व्यापार। दूसरा 33 के बाद 33 के बाद 53 और उससे पहले 13। 1829 में सती प्रथा का, जो किसकी सहायता से? उसमें एक आर्टिकल छपवाया 17वें आर्टिकल के अनुसार कि सती प्रथा को अवैध माना, लीगल नहीं है, इलीगल। अगर जो इसको बढ़ावा देगा उसको सजा या गिरफ्तारी होगी। और इस प्रकार सती प्रथा का पहला प्रयास नहीं था। अकबर के काल में भी क्या हुआ था, इस प्रकार से हिंदू धर्म को इस प्रकार से करने से रोका, लेकिन वहाँ पे सहिष्णुता की बात आती थी तो इसलिए उन्होंने इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। 1830 में ठगी प्रथा। ठगी प्रथा उस समय बहुत प्रचलित थी, लोगों को ठगना। तो वो भी विलियम बेंटिक के काल में, और ये भारतीय अंग्रेजी शासन में पहला, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, कंप्लीट इंडिया का, विलियम बेंटिक। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन था? मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ। मैटकॉफ था भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। क्या हुआ था? 1778 के आसपास क्या हुआ, एक वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसके तहत सभी देसी भाषाओं में जो भी अखबार छपते थे उनको बंद करके अंग्रेजी भाषा में उनको छपना अनिवार्य किया गया। दूसरा, जो संबंधित संपादक है वो जो छापना चाह रहा है उससे संबंधित जो भी सामग्री हो, पहले वहाँ के कलेक्टर या वहाँ पे जो अंग्रेजी अधिकारी है बड़ा, उसके पास लेके जाए और वहाँ से अप्रूव करवाए कि ये छपना है। तो इसके तहत अमृत बाजार पत्रिका थी एक, वो भी रातों रात क्या हो गई, अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई। और बहुत से कन्वर्ट, इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना न फैले, क्योंकि उस समय अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत कम लोग भारतीय जानते थे। लॉर्ड हार्डिंग के काल में नरबली पर भी प्रतिबंध लगाया गया। और लास्ट पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी, जिनके काल में क्या थी? लैप्स की नीति। लैप्स की नीति पढ़ चुके हम। वुड डिस्पैच, सबसे इंपॉर्टेंट वुड डिस्पैच आया। और वुड डिस्पैच जिसकी वजह से अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया, जिसकी वजह से 1857 में जब देश में विद्रोह हो रहे थे उस समय कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय उसी की तर्ज पर खोले गए। टेलीग्राम सेवा 1853 में उन्हीं के काल में, रेलवे उन्हीं के काल में, पोस्ट ऑफिस उन्हीं के काल में, और PWD पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी उन्हीं के काल में। शिमला को समर का क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया देश का। तो आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी, जिसके काल में बहुत से चेंज हुए, जिसकी भारत को भी क्या हुआ, एक विकास की पीढ़ी सीढ़ी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके उत्तर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक
बच्चों तक ये पहुंच पाए। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय क्या होगा, एक 1857 का एक एक्ट पास हुआ कि उसके तहत जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कहा जाएगा, वायसरॉय कहा जाएगा। और 1861 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। उसी के बाद तो सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और 56 में विडो रीमैरिज एक्ट, रीमैरिज दोबारा से शादी, विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से, उनके परिणाम के स्वरूप उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। लेकिन 1857 में जब विद्रोह हो रहे थे, हमने वो पढ़ा है कि 1857 में जब उस समय विद्रोह हुआ तो उसी समय 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। और उसके बाद 61 में हाई कोर्ट की। और इसका कारण क्या था, 1861 में आईपीसी, इंडियन पैनल कोड भारत में लागू हुआ। उसके बाद कंपनी का शासन, अब कंपनी से हटा करके इसके चला गया ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट उससे संबंधित कानून बनाएगी। उसके बाद लॉर्ड मेयो के काल में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार जनगणना हुई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया कि इस प्रकार के कानूनों के द्वारा भारतीय राजाओं के राज्य नहीं छीने जाएंगे और कंपनियों में उनको उच्च पद दिए जाएंगे। लेकिन ये सब क्या थे, केवल कहावत थी। उसके बाद लॉर्ड रिपन, जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, मैंने बताया था आपको कि देसी भाषाओं के जो भी समाचार पत्र थे वो खत्म कर दिए, केवल लैंग्वेज क्या होगी अब इंग्लिश। और वो 1882 में पास हुआ लॉर्ड रिपन के काल में। इल्बर्ट बिल 1773 में आया और ये क्या था कि अब तक केवल न्यायाधीश, अंग्रेज न्यायाधीश भारतीयों का मुकदमा सुनते थे। अब भारतीय जो कोई न्यायाधीश बनेगा वो अंग्रेजों का भी मुकदमा सुन पाएगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने इसको विरोध किया, बाद में इसको वापस ले लिया गया। लॉर्ड डर्फिन के काल में आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। लॉर्ड कर्जन प्रमुख थे जिनके काल में बहुत सी चीजों का चेंज हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1904 में, जो प्राचीन इमारतों और इन मकानों की क्या करती थी, देखभाल करती थी। बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, जिसका उद्देश्य देश की एकता को, अखंडता को खत्म करना था। हालांकि उनका ये उद्देश्य केवल ये इसका करार दिया गया कि प्रशासन के लिए किया गया। यूनिवर्सिटी कमीशन बना 1904 में, सैडलर 1904 में कमीशन बना हुआ है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो, जिनके काल में मार्ले मिंटो एक्ट पास हुआ, जो मुस्लिमों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हालांकि 32 में आपको पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो 32 मैकडोनल्ड अवार्ड में SC ST के लिए भी आरक्षण की स्थापना की गई थी। लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ते हैं लॉर्ड हार्डिंग, जिनके बाद में काल में 1911 में कलकत्ता से बदलकर राजधानी दिल्ली को बनाया गया। और जॉर्ज पंचम भारत में आए थे तो एक भव्य स्वागत हुआ था। उस समय जब देश में अकाल पड़ रहा था, उनके लिए बहुत ही भारी भरकम किया गया, देश के लिए खर्च किया गया देश में। चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक हुए, उनमें कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ 1916 में। जो 1907 में क्या हुआ था, फूट हुई थी कांग्रेस की, 1916 में क्या हो गया, वो आपस में मिल गए। रोल्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, रोल्ट एक्ट 1919 में पास हुआ, काला कानून, जिसमें बिना किसी साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। खिलाफत आंदोलन जब तुर्की पर मुस्लिम देशों के द्वारा, मुस्लिम देशों का जो प्रमुख खलीफा था उसको खलीफा मानते थे, तुर्की के प्रमुख को। तो जब अंग्रेजों ने उनके खिलाफ युद्ध किया तो पूरा विश्व अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो भारत के मुस्लिम भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, जिसमें खिलाफत आंदोलन। हालांकि महात्मा गांधी ने भी इनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। जलियांवाला बाग जो रोल्ट एक्ट के विरोध में था, जहां पर जलियांवाला बाग में वो डॉक्टर सैफुद्दीन किंचुल और ये भाषण दे रहे थे, वहां पे गोलियां चलाई जनरल डायर ने। 1919 में लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में, जबकि स्थापना हुई थी 1927 में स्थापना हुई थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए कहा गया और 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए
जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से ही, उसी 26 जनवरी से, क्योंकि जिस दिन 26 जनवरी 1930 में पहली बार क्या माना था, स्वतंत्रता दिवस, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ। लेकिन 26 नवंबर 1949 से ही संविधान कुछ भाग लागू थे। लॉर्ड वेलिंगटन के काल में आपको पता है मैकडोनल्ड अवार्ड आया, लेकिन बाद में महात्मा गांधी और श्री अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ कि पृथक निर्वाचन की बजाय उनको आरक्षण दिया जाएगा, एससी और एसटी को। भारत शासन अधिनियम जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा सकता है, उसमें से बहुत से भाग लिए गए हैं। और लिनलिथगो, दूसरा विश्व युद्ध उसी के काल में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक, जो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना इनके काल में 1940 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा, जिसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया, वो चला गया। लॉर्ड वेवल, उसके बाद माउंटबेटन, जिनके काल में पावर ट्रांसफर हुई, अंग्रेजों से भारत को स्थानांतरित हुई, और वही पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अंतिम तथा प्रथम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी जी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा पूरा गवर्नर जनरल व वायसरॉय